हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। एज वी हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, आज का जो सेशन है हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हैं आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 15 हैं, ठीक है। और इस सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको जनरली एक हिस्ट्री से संबंधित कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बताने की कोशिश करें। आज का जो सेशन है उसके अंदर आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न सभी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बट आगे आगे जैसे वीडियो हम आगे की सेशंस लेके आएंगे उसमें आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपके इसी चैनल पर ऑलरेडी जो पॉलिटी की वीडियोज हैं या फिर ज्योग्राफी की वीडियो है आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस चैनल पर आपको जो आपका सीपीएफ का एग्जाम है उससे पहले जो 70 डेज की स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम हर रोज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। और हमारा टारगेट है कि आने वाले जितना भी ये 2 महीने का टाइम पीरियड है इसके अंदर हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चन जो है करवाएं। ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे 1000 प्लस क्वेश्चन ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। और आई होप ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मतलब कि 1000 प्लस क्वेश्चन ये काफी बड़ा नंबर बन जाता है, जिसमें अगर आपके 20-30 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप इन वीडियोस को है इनके थ्रू आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर रही होगी और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपका सेकंड टॉपिक आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहां से स्टार्ट हो जाता है, स्टोन एज आपका पहला वाला है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक्स सॉरी जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उनका मेन पॉइंट सिर्फ इतना सा है। क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में आए ना आए ये अलग मुद्दा है, बट यहाँ से आपको टॉपिक्स जो है वो समझने हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मेन मुद्दा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है तो यहाँ पे पूछा गया कि प्री हिस्टोरिक ग्रेन प्रोड्यूसिंग साइट जो थी मेहरगढ़ की वो लोकेटेड थी कहाँ पर। क्या वो ऑन द बैंक्स ऑफ द घग्गर रिवर थी, ईस्टर्न रन ऑफ कच्छ थी, या फिर ऑन द एज ऑफ बोलन रिवर थी, या फिर आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान थी। तो आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर नोटिस क्या करेंगे कि वहां पर जो इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है या फिर समझने वाली पढ़ने वाली है वो ये है कि इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी थी, ठीक है। वो साइट्स कौन कौन सी जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे डिस्कवर की, किन्होंने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, और वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और आप उन चीजों पे फोकस मत कीजिएगा जो कि जनरली हर एक साइड में देखने को मिल रही है, बट आप उन चीजों पे फोकस करना जो किसी एक सिटी की या साइट की स्पेशलिटी है, ठीक है। जैसे आपका ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रेनरी हो गया, आपका ये सारी चीजें जो हैं वो किसी किसी सिटी में जहां पे आपको जहां पे वो इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी जो सिटीज में देखने को नहीं मिलती है वो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो उसी में आपका इस तरह का ही क्वेश्चन बनेगा कि प्री हिस्टोरिक ग्रेन प्रोड्यूसिंग साइट जो है वो कहां पर देखने को मिलती है ऑफ मेहरगढ़ की जो है वो कहां पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ईस्ट या आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान इसका राइट आंसर होगा। वेस्टर्न बलूचिस्तान आपका वो वाला हिस्सा है, अगर आप देखेंगे आजकल बलूचिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान की फ्रीडम जो बीएलए आर्मी है उसका जिक्र भी देखने को मिला था। खैर ये जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया में ये वाला हिस्सा इंडिया का हो गया, ठीक है। इस इंडिया में यहाँ पे आपका पाकिस्तान पड़ता है, इस तरफ आपका पाकिस्तान पड़ेगा। पाकिस्तान में जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये वेस्टर्न पाकिस्तान वाला, इस वेस्टर्न पाकिस्तान में यहाँ पर बलूचिस्तान का प्रोविंस पड़ता है। तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत काफी बड़े एक्सटेंसिव एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। उसी में जो इसकी वेस्टर्न साइड है बलूचिस्तान की तरफ को, उस तरफ को वहां पर ही आपका ये मेहरगढ़ जो जगह पड़ती है वहां पर आपका प्री हिस्टोरिक ग्रेन प्रोड्यूसिंग साइट जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सामने सामने ये चीज जो है वो नजर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और वो भी मुगल्स के टाइम पीरियड से। तो इसमें अगर बात करें तो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें उससे रिगार्डिंग इसमें क्या स्टेटमेंट टू है, इट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट वेरिड अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ग्रोन, और थर्ड है द यूनिट ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वाज इंडिविजुअल पीजेंट। तो देखो ये तीन जो स्टेटमेंट है ना, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। किस तरह से करेक्ट है, अब वेरिड इट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ऑब्वियसली जो मुगल जब एम्पायर आपका चल रहा था उस टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो जगह के हिसाब से अलग अलग था, ठीक है। कहीं पर आपका आयतवाड़ी है, कहीं पे महलवाड़ी है, अलग अलग तरह के आपके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जगह के हिसाब से अलग अलग थे। उसके अलावा बात करें इट वेरिड अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ग्रोन, मतलब कि जो आपकी क्रॉप उगाई जा रही है उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू का कलेक्शन का वो भी अलग था। और यूनिट ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, असेसमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि
लैंड रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा था, वो इंडिविजुअल पीजेंट की, मतलब एक किसान उसके पास जितना लैंड एरिया आ रहा है उसमें कितनी कल्टीवेशन जो है, कितना ग्रो कर रहा है फूड, जो भी क्रॉप ग्रो कर रही है उसके बेसिस पे उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जस्ट आपका जिस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली गई इंडिया से, और आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है, क्राउन रूल जो था वो इंडिया पे इंप्लीमेंट हो गया, उस टाइम की बात है। 18 आफ्टर 1857 रिवोल्ट, हु अनाउंस एट दरबार एट अलाहाबाद द अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो देखो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में अगर बात करें तो राइट आंसर आपका होगा क्या, लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड की बात करें तो जस्ट ये आपका 1857 का जो रिवोल्ट था उसके पास आपको ये देखने को मिलते हैं, और ये रहेंगे आपके लगभग 1862 के अराउंड तक रहेंगे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक और खास बात भी है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो थे ही, साथ में आपके ये पहले वाइसराय भी बनते हैं, क्योंकि इनके बाद आने के बाद ही आपका ये रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ, और रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होने के बाद सॉवरेन जो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब क्राउन रूल जो था वो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, और इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के बाद ये आपके वाइसराय, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट उसको हटा के वाइसराय की पोस्ट बना दी गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अगेन आपका एंशिएंट हिस्ट्री। द सिटी ऑफ द धोलावीरा वाज इन द फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम गार्डेड बाय द फोर्टिफिकेशन। सेकंड है, अ प्लग फील्ड शोड अ ग्रिड ऑफ फरोज लोकेटेड आउटसाइड द टाउन हॉल्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कालीबंगन। तो देखो ये जो चीज है ना, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले टॉपिक से, और ये दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो धोलावीरा सिटी है ना, उसके केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जो सिटी है वो आपकी पैरेललोग्राम गार्डेड थी, जो कि किससे, फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, मतलब चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर्ड ही आपको सिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा प्लग्ड फील्ड, मतलब कि जब खेती करते हैं ना तो उसको खेती करते टाइम जिस चीज से उसको प्लग करते हैं, ठीक है, हल जो होता है आपका, उससे हल की भी मतलब उससे प्लग की गई फील्ड हमें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, कालीबंगन में चीज देखने को मिलती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले पॉपुलरली नोन एज द बाबा फुले हु वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र इज नॉट ट्रू। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में ही थे, ठीक है। He was first to raise his voice against Brahmins in Maharashtra in 1870। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, फूले थ्रू हिज बुक गुलामगिरी, ये बुक्स के नाम जरूर आपने याद रखने हैं। ज्योतिबा फुले ने बुक जो थी गुलामगिरी, एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सत्यशोधक मंडल, ठीक है, प्रोक्लेम द नीड टू सेव द लोअर कास्ट फ्रॉम द हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर स्क्रिप्चर्स। ये स्टेटमेंट भी सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, हिज सत्यशोधक मंडल कंटेन्ड बोथ द एलीट बेस्ड कंजर्वेटिव ट्रेंड एंड जेन्युइन मास बेस्ड रेडिकलिज्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। चौथी की बात करें, द अर्बन एजुकेटेड मराठास वर हिज मोस्ट आर्डेंट फॉलोवर्स। देखो जहां पर एलिमिनेशन करना हो ना, वहां पे स्टेटमेंट वैसे ही थोड़ी सी अलग नजर आती है, आपको देख के लगेगा कि ज्योतिबा फुले ने जब स्टार्टिंग से, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता होगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये चौथी जो स्टेटमेंट है वो अलग नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स वाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु फाउंडेड द परमहंस सभा इन पूना 1849। चार आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका बाल शास्त्री जांबेकर, बी महादेव गोविंद रनडे, सी आपका गणेश होगा, गणेश वासुदेव जोशी, एंड डी आपका दादोबा पांडुरंगा तहारकर। ये चार ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें एक चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये पूना होगा, यहाँ पे बॉम्बे होगा, ठीक है, मुंबई जिसे हम कहते हैं। तो देखिए चार स्टेटमेंट आपकी यहां पर है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो
दादोबा पांडुरंग, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने और इनके फ्रेंड्स ने मिलकर, मतलब इनके जो साथी थे, संबंधी थे, मित्र थे, उन्होंने मिलकर ये परमहंस सभा जो थी उसकी फॉर्मेशन की थी 1849 में बॉम्बे में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया अनुलोमा इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच, ये एक मैरिज का टाइप है। ठीक है, अनुलोमा जिसे कहा जाता है। और ये मैरिज का जो टाइप है इसकी क्या खास बात है, क्या ये द मेल इज द हायर कास्ट एंड द फीमेल ऑफ द लोअर कास्ट वो देखने को मिलता है, या द मेल इज ऑफ द लोअर कास्ट एंड फीमेल इज द हायर कास्ट ये देखने को मिलता है, द मेल एंड फीमेल बोथ लोअर कास्ट, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो अनुलोमा जो ये मैरिज का टाइप है, इसके अंदर होता क्या था कि एक हायर क्लास का जो मेल है वो फीमेल जो थी लोअर क्लास की उससे शादी करता है, उस मैरिज को अनुलोमा मैरिज जो है वो कहा जाता था। ऑल्दो ये जो प्रैक्टिस थी बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलती थी, बट जरूर ऐसा जो था हमें देखने को मिला है हिस्ट्री के अंदर। तो ये आप चीज याद रखेंगे अनुलोमा मैरिज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकबर प्रोहिबिटेड सती द इमोलेशन ऑफ द विडो ऑन द हस्बैंड पैर। सेकंड स्टेटमेंट, अकबर डिस्करेज द मैरिज एंड एनकरेज विडो रीमैरिज अमंग द हिंदूज। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। अकबर के अगर बारे में बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड लगभग सेकंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी देखने को मिलता है, 1556 के अराउंड, और ये आई थिंक 1603 के अराउंड तक का टाइम पीरियड है जिसमें अकबर हमें देखने को मिलता है मुगल एम्पायर के अंदर। अकबर के बारे में हम एक और बात भी जानते हैं कि अकबर जो था वो एक आपका जो चेंज को काफी हद तक लिबरल आइडियोलॉजी वाला पर्सन था। लिबरल आइडियोलॉजी मतलब जो चेंज जो था सोसाइटी के अंदर उसको देख पाते थे। एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी चल रहा है उसको चेंज नहीं देख पाते, ना ही करना चाहते हैं, बट अकबर उस तरह का रूलर नहीं था। तो अकबर ने ये बात जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि सती इमुलेशन जो है मतलब सती प्रथा जो थी ना उसको खत्म किया था, उसको बंद किया था, ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, अकबर डिस्करेज द चाइल्ड मैरिज, यस, जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, उसको भी डिस्करेज करने का काम किया। एंड अनकरेज दी विडोरी मैरिज, ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी करेक्ट सही बनती है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो थी सही थी, तो बोथ स्टेटमेंट ऑप्शन सी सही होगा, दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैटल ऑफ द बक्सर वाज अ ग्रेट बैटल, द बैटल सॉ द डिफीट ऑफ द इंग्लिश एट द हैंड्स ऑफ मीर कासिम, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ बक्सर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, आप जानते हैं आपका 1757, ठीक है, ये आपका वो वाला टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपका बैटल ऑफ प्लासी हो रही है। इसके लगभग 100 साल बाद ही आपका 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था। और यहाँ पे 1764 में अगर बात करें 1764 में इसी टाइम पर आपकी ये बैटल ऑफ बक्सर हमें देखने को मिल रही है। बैटल ऑफ बक्सर की खास बात क्या है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो आपका बंगाल प्रोविंस था वहां पर ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू की जो कंप्लीट राइट्स थे वो मिल गए थे। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ज्वाइंट फोर्सेस किसकी, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और मुगल एम्पर, इन तीनों ने मिलकर लड़ा किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये ग्रेट बैटल थी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, बट सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें द बैटल सॉ द डिफीट ऑफ द इंग्लिश एट द हैंड ऑफ द मीर कासिम, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो जीते थे ना कि वो हारे थे। तो यहां पर ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आपको नजर आएगी, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ महाजनपदास रेफर्ड टू इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड अवंती। महाजनपद के बारे में जानते हैं, 16 महाजनपद, ठीक है। आप जब हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ते हैं ना स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक लिटरेचर, लेटर वैदिक लिटरेचर, देन आपका महाजनपद आते हैं। तो ये जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड था इसमें आप जानते हैं 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसके अंदर कुरु था, अवंती था, पंचाल था, ये सारे आपके अलग अलग थे। तो उन्हीं महाजनपद में से अवंती का आपका पड़ता था, और उस महाजनपद में कौन उस टाइम पे रूल किया करते थे वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी है हिरण्यका, सी है पुरावा और डी है आपका प्राद्योता।
तो राइट आंसर की बात करें तो प्रादेवता जो था इसका राइट आंसर है। प्रादेवता डायनेस्टी थी जो कि अवंती पे रूल किया करती थी महाजनपद के टाइम पर। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैच करेक्टली। तो देखो यहां पर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सामवेद मेलोडी, उसके बाद अथर्ववेद की बात करें मेनली मैजिकल स्पेल्स, और थर्ड की बात करें अरण्यकास मतलब कि रिटन मेनली फॉर द हेरमिट्स, और चौथी की बात करें तो श्रुता सूत्रा सेरेमनीज ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है वो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सामवेदा मेलोडी के ऊपर है, अथर्ववेदा मेनली मैजिकल स्पेल्स है, और अरण्यकास जो है मेनली रिटन फॉर द हेरमिट्स है। जो आपका फोर्थ है ना, इसमें क्या अलग है कि सेरेमनी ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ नहीं थी। सरुता सूत्रा के अंदर सेरेमनीज तो थी बट सेक्रीफाइस की थी। ठीक है, सेक्रीफाइस करते हैं ना हिंदू रिलीजन के अंदर, उसी सेक्रीफाइस की सेरेमनीज के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर इस हिसाब से चला जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग में 1, 2 एंड 3 तीन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉर्ड डलहौजी गवर्नमेंट पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट विच मेड द सिपोज टू सर्व एनीवेयर एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, द पोस्ट ऑफिस एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग विड्रू द सिपोई प्रिविलेज फॉर फ्री पोस्टेजेस। देखिए इसमें अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, लॉर्ड डलहौजी, ये जस्ट आपके लॉर्ड कैनिंग से पहले की बात हो रही है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नमेंट पास द गवर्नमेंट सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट विच मेड द सिपोज टू सर्व एनीवेयर एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। आप जानते हैं 1857 वाला जो रिवोल्ट हुआ था उसमें अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। मतलब सोसाइटी में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी के रीजंस अलग अलग थे, बट वन ऑफ द रीजन जिसमें सिपोज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें रीजन ये था कि जो सिपोज थे, मतलब हमारे यहाँ के जो सिपाही थे, उनको मजबूर किया जा रहा था या फिर उनको इस एक्ट के थ्रू मजबूर किया गया कि वो इंडिया में जो लैंड एरिया है उसको क्रॉस करके ओशन से होते हुए बाहर की किसी कंट्री में भी युद्ध लड़ने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। और हिंदू रिलीजन के अंदर कई लोगों का मानना ये है कि वो अपना जो समुद्र को क्रॉस करेंगे या फिर ओशन को क्रॉस करके जाएंगे तो उनका जो धर्म होगा, उनका जो रिलीजन होगा, वो किसी ना किसी तरह से उस पर सही नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए एक मुद्दा ये बनता था। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, द पोस्ट ऑफिस एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। लॉर्ड कैनिंग जब आए थे उन्होंने ये आपका ये जो द पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग विड्रू द स्पॉय प्रिविलेजेस ऑफ द फ्री पोस्टेज, तो ये भी आपकी सही बात है। जो सिपाही थे उनसे फ्री पोस्टेज की जो प्रिविलेज थी वो छीन ली गई थी इस एक्ट के थ्रू। तो बोथ स्टेटमेंट सही है 1 एंड 2, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली फॉट द वॉर अगेंस्ट टीपू सुल्तान ऑफ द मैसूर इन विच टीपू सुल्तान डाइड, हु कमांडेड द इंग्लिश आर्मी। तो देखो इसमें जब आप पढ़ेंगे साउथ की वॉर्स के बारे में तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए ऑर्थर वेल्सली, जनरल हैरिस, कर्नल रीड या फिर जनरल स्टुअर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जनरल हैरिस जो थे उन्होंने ही लीड किया था और इसी वॉर के अंदर जो है टीपू सुल्तान की जो है वो डेथ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर द प्रेस लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 1823 के अंदर प्रेस रेगुलेटिंग जो आपका लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो आया था, जिसके अंदर इनमें से कौन सी चीज जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। तो पहला क्या है, अ प्रिंटर एंड पब्लिशर हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस स्टार्टिंग अ प्रेस। सेकंड है आपका मैजिस्ट्रेट कुड अटैच अनलाइसेंस प्रेस। या सी की बात करें, एवरी बुक और न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंटेड द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑन इट एंड अ फ्री कॉपी सप्लाई टू द लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी आपका गवर्नर जनरल हैड द राइट टू रिवोक अ लाइसेंस और कॉल फॉर अ फ्रेश एप्लीकेशन। देखो पहली और सेकंड स्टेटमेंट तो इंटरलिंक्ड है और ये दोनों सही है। दूसरी की बात करें ये भी इनके साथ इंटरलिंक्ड है तो ये भी सही है। मैरिज कुड अटैच मैजिस्ट्रेट कुड अटैच द अनलाइसेंस्ड प्रेसेस। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना जिसको सी कह रहे हैं हम, ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। एवरी बुक और न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंटेड द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड पब्लिशर एंड द फर्स्ट कॉपी फ्री कॉपी सप्लाई टू द लोकल गवर्नमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कार्नेटिक वॉर्स फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इज आर ट्रू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कार्नेटिक वॉर्स के ऊपर। आप जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग आपके कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं। इसमें बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो कह रहे हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज प्रोवोक्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टिलिटीज इन यूरोप 1742 बिटवीन द फ्रांस एंड द इंग्लैंड। देखो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, दो चीजें यहाँ पे गलत नजर आ रही है। पहली चीज तो ये 1742 नहीं होगा, 1744 होगा स्टेटमेंट में। और दूसरा यहाँ सक्सेशन की वॉर चल रही थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। तो ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस का इससे लेना देना नहीं था। सक्सेशन की वॉर की वजह से ये शुरुआत हुई थी हॉस्टिलिटीज की। डुप्लेक्स की बात करें, द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि डुप्ले जो था वो आपकी थर्ड कार्नेटिक वॉर से पहले ही उसको वापस जो है फ्रेंच गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया था। तो वो जो आपकी ये थर्ड कार्नेटिक वॉर थी इस टाइम पर इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड कार्नेटिक वॉर फॉट प्योरली ऑन द डोमेस्टिक इशू। और फोर्थ की बात करें तो द बैटल ऑफ द वंडीवॉश इन 1760 मार्क द एलिमिनेशन ऑफ द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडिया एंड द रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ द पेरिस in 1763 reduced the French company to a pure trading company without any political privileges। तो आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू जो है नजर आ रही है। ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी सही है। बट देखो यहाँ पे प्योरली डोमेस्टिक जो इश्यूज थे ना उसके ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। बट अब अगर हम देखें, आप क्या देखते हैं कि यूपीएससी क्या बोलती है ना जब क्वेश्चन पूछती है, तो वो ये कहती हैं कि मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है, सबसे ज्यादा जो आपको सही लग रहा है वो देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आपकी स्टेटमेंट आ जाती है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, पहली और दूसरी, तो वो तो हमारी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है ही है, बट उसके साथ थर्ड भी हम सही मान के चलेंगे। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमें मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट देखनी है, तो उस हिसाब से थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएंगी। तो ये आपकी क्वेश्चन रहे। तो आज के सेशन में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगले जो सेशंस होंगे उसमें हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे। हमारी जो शुरुआत की पहली वीडियोस है उसके अंदर हमने क्वेश्चंस का लेवल सभी में कम रखा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, उनमें लेवल इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियोज को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो और एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस तक भी ये क्वेश्चन पहुंच पाए। हमारी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम से पहले 1000 प्लस क्वेश्चन करवाएं, ताकि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प हो पाए। अगली बार मिलेंगे नए सेशंस में। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।